इसको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है और ये शुक्रिया उन्होंने हसीना के खिलाफ चल रहे विद्रोह के दौरान शेख हसीना की जान बचाने के लिए किया है। आम खबर यह है कि बांग्लादेश सीधा हो गया भारत के साथ और उन्होंने कहा जी इसको हमारे हवाले किया जाए क्योंकि मौसूफा वहाँ चली गई थी। इसलिए जब तक मोदी की हुकूमत है इंडिया में, आप किसी भले की तवक्को ना रखें। इनको कुछ नहीं, इनको 2 जूते मारो, ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट इवन कंसिडर हैंडिंग ओवर शेख हसीना। अब एक बात बताइए, 2 कौड़ी के लोग हमें, दे विल डिक्टेट टू इंडिया। बांग्लादेश और भारत के बीच ऐसे मुआहदे हैं, उस बुनियाद पे बांग्लादेश अब भारत को सीधी आंखें दिखा रहा है कि हमें हसीना वाजेद चाहिए। There is no doubt about it. हमारे लिए हसीना is actually बांग्लादेश। बिल्कुल, चीन ने भी मल्टीपल टाइम दलाई लामा हमसे मांग लिए, हमने उन्हें नहीं दिया। हमने बकायदा सुरक्षा और दी। बिल्कुल वैसे ही शेख हसीना को हमने वापस नहीं लौटाया और उन्हें हम प्रॉपर सुरक्षा यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा देश जहां पर म्यूजिक टीचर रखने को लेकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, ऐसे देश को क्या किसी को सौंपा जाएगा? इससे बड़ी सितम ज़रीफी और क्या होगी कि भारत ने अपने इस एजेंट को सजाए मौत सुनाने की मजम्मत तक नहीं की है। अपने सरकारी रद्द अमल में भारत ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का मसला अफाम और तफहीम से सुलझाने का मशवरा दिया। अब ये भारत ने देखना है कि उन्हें हसीना बचानी है या बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की यूथ हसीना वाजेद की हवालगी के बगैर पीछे नहीं हटेगी। अगर भारत ना होता तो शेख हसीना को उनके घर में ही उसी अगस्त की रात को मार दिया गया होता। जैसे इनके पिताजी को मारा गया, ऐसे ही इनको मारने की प्लानिंग थी। ये 2 कौड़ी के लोग जो अपनी बिजली नहीं बनाते, जिसको गौतम अडानी बिजली देता है जब इनके घर में बल्ब जलते हैं, यहां से चावल जाता है जब ये चावल खाते हैं, अब ये हमें डिक्टेट करेंगे। इस खित्ते को इंडिया लीड करेगा। मुल्क कौन से हैं? इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेशल्स अभी तक ऑब्जर्वर है और ये मलेशिया को बीच में डालना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्फ्लुएंस को किया जा सके। बाद में ये इसको वो भी कर लेंगे, क्या उसे बोलते हैं, इंडोनेशिया को भी डाल लेंगे। ठीक है, लेकिन दे बिलीव कि इसको डालना चाहिए। ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव डायलॉग जो है, ये रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, इंडियन ओशन के अंदर ये ज़्यादा वो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो इसका फुल मेंबर है। जैसे मैंने बताया आपको, सेक्रेटेरिएट इन्होंने कोलंबो में बनाया। ओरिजिनली तो ये 2011 में शुरू हुआ था, ठीक है जी, लेकिन फिर इसको रीब्रांड किया गया, एक्सपैंड किया गया 2001 में। और इसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 5 हैं। पहली बात कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लोगों को बताने के लिए। द रियल वन टाइम एजेंडा इज टू हैव अ मोनोपोली ओवर द रीजन। रीजन के ऊपर मोनोपोली करने वाली जो बात है ना, वो है। ठीक है जी, तो ये 5 जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ये 5 जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं? और ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी, कि हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, ठीक है जी, एट एवरी कॉस्ट जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जो लीडरशिप है इंडिया की, वो इन 5 चीज़ों को लेके चल रही थी कि जी मैरीटाइम सिक्योरिटी। बार बार हमारे भी तो फील्ड मार्शल जो आता है उसको यही बताने लग जाते हैं कि अगर कि जी हमने बड़ी जंग लड़ी है भारत के साथ और अगर हमें दोबारा लड़नी पड़ी तो हम और भी लड़ेंगे। पहले पता नहीं कितने जहाज गिराए थे, अगली बार उससे ज्यादा जहाज गिराएंगे। तो सर ये कह लीजिए इस तरह की स्टेटमेंट तो दोनों तरफ से ही चल रही है और मेरे ख्याल है दोनों तरफ से ही नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप अगर बार बार यही बात करते जाएंगे कि जी हमने तो इतने जहाज गिरा दिए, अभी हम और करेंगे, उसके बाद ये हमारी तो जी खुदाई फौज है। तो सर वो जो 54 के 56 इस्लामिक कंट्रीज है उनकी फौज क्या है? अगर पाकिस्तान की फौज बड़ी कोई खुदाई फौज है और पाकिस्तान की फौज जो है वो बड़ा जज्बा लेके इस्लाम का और लड़ रही है, जैसे इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जाके लड़ना शुरू कर दो, लेकिन फिर भी हम हर चीज में जो रिलीजन का चूरन बेच रहे हैं सर, हम वो बेचना बंद कर दें। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम पहले अपने आप को तो सही कर लें, दूसरे को हम इल्जाम देंगे। आपका ख्याल है आप बार बार कहेंगे
कि हाँ जी हमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हम ऐसा ये लड़ सकते हैं वो लड़ सकते हैं, तो आपका ख्याल है दूसरा क्या चुपचाप बैठा रहेगा? फिर जाहिर है फिर वो भी यही कहते हैं कि जी अभी हमने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो शाहरुख वाला डायलॉग। तो सर वो भी फिर वही बात करते हैं, तो सर फिर आप लोगों को बुरा क्यों लग जाता है? बस आप अपनी तैयारी कीजिए ना। आप लोगों ने तो पहले इतनी जबरदस्त जंगें लड़ी हैं, तो सर अब क्या किस बात की घबराहट है? आप भी यहाँ पे सही अपने शुरू हो जाए काम करना। बात हसीना को क्या हम वापस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, देखिए हमारे और उनके बीच में आई थिंक 1993 के करीब हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है उनके साथ। हम आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं जब वो इस तरह का कोई काम होता है, बट उसमें ट्रीटी में इंटरनेशनली, द ट्रीटी इज इंटरनेशनली से जनरली जिसको बोल सकते हैं कि उसमें एक क्लॉज होता है कि इफ इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसके अंदर शेख हसीना को एक हक बनता है। शेख हसीना को मत पकड़कर बैठिए, कोई भी बांग्लादेशी को जो इंडिया में होगा उसको एक ये हक बनता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कोर्ट्स में ये मांगे कि जनाब वहां पर मेरे को वहां से निकाला गया था पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर, मेरे को पॉलिटिकल रीजंस पर, और अगर मैं वापस जाती हूं या मुझे वापस ले जाया जाता है तो पॉलिटिकली मेरा सो कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन होगा, जो सारे डिसीजन मेकिंग है। थर्ड, और इस बात को मैं स्ट्रेंथन करता हूं, शेख हसीना को रिप्रेजेंट किसने किया उस कोर्ट में जहां उन्हें फांसी की सजा दी गई है? उसको रिप्रेजेंट, देखिए नेचुरल जस्टिस तो करना पड़ेगा, चाहे आर्टिफिशियली सही, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हसीना मे बी एबल टू स्कोर, क्योंकि उनके पास वो दो ऑप्शन जो कर रहा है। और ये एक पूरे का पूरा जो इंटरम सेटअप है बांग्लादेश का, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क इंडिया ने लगाया हुआ है कि भाई तुम लोग ये क्यों करते हो, ये कैसे करते हो, क्या करते हो, समझ रहे हैं बात को? तो ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स नॉट इसको अंडरमाइन नहीं हमें करना चाहिए या नहीं वो देखना चाहिए कि ये क्या होगा और कैसे होगा और किस अंदाज से होगा। लेकिन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, जो चीज़ को जिसको मैंने अंडरस्टैंड किया वो यही है कि भाई साहब जो चीज़ है और जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो यही है कि एट एवरी कॉस्ट हर कीमत के ऊपर इंडिया जो है वो अपनी हेजमनी बरकरार रखेगा, अपनी हेजमनी बरकरार रखेगा। ये वो पॉइंट है जिसको समझने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई फोरसी, दैट्स व्हाट आई सी। ठीक है ना जी, मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है और मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें, अगर आपको चीज़ पता चलेगा